हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th हिंदी। दोस्तों क्लास 10th हिंदी का जो आज पेपर हुआ है, दोस्तों आज जो पेपर हुआ मैं उस पेपर को हल कराऊंगा। यानी दोस्तों जो 16 फरवरी को आपका पेपर हुआ है, यानी दोस्तों 16 फरवरी 2022 को जो पेपर हुआ है, 2023 को जो दोस्तों पेपर हुआ है, वो पेपर मैं आज आपके सामने हल कराऊंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि हमारा क्लास 10th हिंदी का पेपर होगा जो अभी हुआ है। दोस्तों अभी 11 बजे की शिफ्ट में छुटा है और दोस्तों अभी एक बच्चे ने ला कर दिया है। दोस्तों मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा। उसके बाद में यानी दोस्तों देख लीजिए अनुक्रमांक नाम, दोस्तों कोड नंबर 901 और जो पेपर कोड है 801 यानी DA है दोस्तों। यानी हिंदी का होने वाला है दोस्तों, हिंदी का पेपर होने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। तो दोस्तों आप सभी चेक कर लीजिए कि आपके कितने नंबर सही है या नहीं है दोस्तों। इसके बाद में इसका पूरा सोल्यूशन यानी हमारी वीडियो कल तक आ जाएगी, पूरे सोल्यूशन की वीडियो। तो दोस्तों आप इसे देखिए। दोस्तों हमने जो पढ़ा है वही इसमें आया है, जो हमने पढ़ा है वही पेपर में आया है। दोस्तों आज मैं शाम को आपको जो प्रूफ है वो दिखाऊंगा, कितना पढ़ा है और कितना वीडियो यानी हमारे पढ़ा हुआ आया है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम पेपर को देखते हैं पेपर कैसा आया था। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है दोस्तों, ठीक है। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है ए और ब, यानी 2 खंड है ए और ब हैं। खंड ए में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट के उत्तर पत्रांक पर देने हैं। खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल ओएमआर पर उत्तर पत्रांक ही उत्तर दे। ओएमआर उत्तर पत्रांक पर उत्तर देने के पश्चात ही उसे ना काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। दोस्तों यानी ये ओएमआर शीट भरने का जो हमारा आपकी बार बोर्ड में जारी ओएमआर शीट की गई है उसका निर्देश दे रखा है कि जो खंड ए में जो दोस्तों 20% थे उन्हें हमें ओएमआर शीट पे ही करने हैं और ओएमआर शीट को ना तो खुरचे और ना ही उस पर व्हाइटनर का प्रयोग करें। दूसरा दे रखा कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। जो खंड ब है उसमें क्या 50 नंबर के वर्णनात्मक यानी जो बड़े प्रश्न है वे हैं। और खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, यानी कि जो खंड ब है, खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। यानी दोस्तों पहले प्रश्न से शुरू करिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आ रहा हो उस पर समय व्यर्थ न करें। अब दोस्तों देखते हैं, चलते हैं हमारा पेपर कैसा आया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी दे रखा दोस्तों। वर्णनात्मक प्रश्न ये खंड ए ही हल करेंगे दोस्तों हम पहले। बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? नहीं पूछ रहा है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो किस युग के लेखक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं और मैंने भी कई बार पढ़ा चुका हूँ कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो शुक्ल युग के, एक तो इनके में पहले आ रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो किस युग के होंगे? शुक्ल युग के ही तो होंगे, शुक्ल युग के लेखक है, ये शुक्ल युग के लेखक है दोस्तों। इसके लिए मैंने 20 नंबर की जो बहुविकल्पी जो ओएमआर शीट के मैंने कल ही क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, वो 1-1.5 घंटे की क्लास है, उसमें सभी क्वेश्चन है 20 नंबर के जो मैंने कराए हैं। उसके बाद मैं कह रहा है कि गबन की विधा है, यानी गबन क्या है? गबन नाटक है, हमारा नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो हमारा गबन है वो क्या है? उपन्यास है। गबन क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी का है और क्या है? उपन्यास है। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है इसमें, कंकाल के लेखक है, यानी जो कंकाल है, कंकाल के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामचंद्र शुक्ल जी है। यानी पूछा है कि इसके कंकाल तितली किसकी है? ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखिए, कलम का सिपाही कीर्ति है। कलम का सिपाही कीर्ति धर्मवीर भारती की, अज्ञे की है, जैनेन्द्र की है या अमृत राय की है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो कलम का सिपाही है वो कीर्ति अमृत राय की है। किसकी? कीर्ति अमृत राय की है। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, शुक्ल युग की समय अवधि, यानी शुक्ल युग की कौन सी कितनी समय अवधि है? तो शुक्ल युग की जो दोस्तों 1900 से लेकर 1938 तक है, 1936 से 1943 तक है, या 1919 से लेकर 1938 तक है, या 1850 से लेकर 1900 तक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो शुक्ल युग की जो अवधि है वो 1919 से लेकर 1938 तक है, 1919 से लेकर 1938 तक है दोस्तों। ये क्वेश्चन सब मैंने करा रखे हैं। उसके बाद पूछा कि साकेत रचना है, महादेवी वर्मा की है, सुमित नंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है या मैथिली शरण गुप्त की है? तो आप सभी जानते हैं जो साकेत है वो मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की एक महत्वपूर्ण रचना है। अब अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा कवियत्री है। महादेवी वर्मा कवियत्री है यानी प्रगतिवादी है, द्विवेदी युग की है, छायावादी है या प्रयोगवादी की है? तो दोस्तों आप सभी जी जानते हैं कि जो महादेवी वर्मा है वो छायावाद के 4 स्तंभों के अंतर्गत आती है, यानी छायावाद की कवि है। कौन? महादेवी वर्मा छायावादी कवि है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इनके देखिए हमारे 7 क्वेश्चन तो इधर है। अब अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गंगा लहरी रचना है। यानी दोस्तों देखिए कि गंग लहरी रचना है। गंग लहरी किसकी रचना है?
पदंकार की है, बिहारी की है, भूषण की है या मतीराम की है? तो दोस्तों ये जो है पदंकार की है, ये किसी रचना पदंकार की रचना है। अब देखते हैं, अब प्रश्न नंबर 9 है कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? यानी आधुनिक काल की समय सीमा है यानी 1900 से 1938 तक है, 1936 से 1943 तक है, या 1918 से लेकर 1950 तक है, या 1843 से लेकर अब तक है, या 1843 से लेकर अब तक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो शुक्ल जो इसकी आधुनिक काल की जो हमारी जो समय सीमा रखी गई है वो क्या रखी गई है? 1843 से लेकर, यानी वर्तमान जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? आधुनिक युग चल रहा है। अब महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, दोस्तों ध्यान रखना, वो रचना नहीं है, वो कह रहा रचना नहीं है। तो दोस्तों निहार भी महादेवी वर्मा की है, सांध्य गीत भी महादेवी वर्मा की है, सांध्य गीत के बाद में हमारी दीपशिखा भी महादेवी वर्मा की है, और युगांतर महादेवी वर्मा की नहीं है। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। क्या होगा? सी उत्तर सही हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? हास होता है। क्या हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। अब पीपर पात सरिस मन डोले, पीपर पात सरिस मन डोले क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या अनुप्रास है? तो दोस्तों जो इसमें जो हमारा अलंकार है वो कौन सा है? बी, उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपयुक्त में अलंकार पूछा था, तो इसमें कौन सा अलंकार है? हमारा उपमा अलंकार है। अब कह रहा है कि सोटा छंद में चरण होते हैं, यानी सोटा छंद होता है, प्रश्न नंबर 13, सोटा छंद में चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 1 होता है? जो सोटा छंद होता है उसमें कितने? 4 चरण होते हैं। सोटा छंद में कितने? 4 चरण होते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 14 देखिए, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी जो उपदेश शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उ है, ए है, उप है या अन है? तो मैंने बताया था जो उपसर्ग होते हैं वे किसी भी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं। तो अगर हम उपदेश कहीं लिख रहा तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे उप प्लस देश, तो हमारा क्या होगा? उप क्या है? हमारा उपसर्ग है, तो सी हो जाएगा। अब प्रत्यय के भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 4, 5, 3 या 2। अब मैंने आपको बताए थे जो प्रत्यय के जो 2 भेद होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक कौन सा? तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होता है। अब 16 क्वेश्चन पूछा कि लाभ हानि में समास है, यानी लाभ और हानि में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास? तो लाभ और हानि में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा समास है? वो है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास हमारा इसमें प्रयुक्त हुआ है। अब कह रहा है कि मछली का पर्यायवाची है द्विज, मीन, रसना या मूढ़? तो आप सभी जानते हैं कि जो मछली का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है? मीन। क्या होता है? मीन होता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में अयादि संधि, दीर्घ संधि, यन संधि और वृद्धि संधि। तो जो यद्यपि में जो संधि कौन सी है? यन संधि है, और आपके जो कक्षा 10 के सिलेबस में है वो भी यन संधि है। अब पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 19, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, यानी मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो क्या होगा? इसका होगा मधुनी। क्या? मधुनी इसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप होता है। अब प्रश्न नंबर 20 देखिए, पठतम धातु का वचन एवं पुरुष, यानी पठतम धातु में कौन सा वचन और कौन सा पुरुष यूज हुआ है? तो जो पठतम धातु होती है इसमें प्रथम पुरुष और बहुवचन होता है, प्रथम पुरुष और बहुवचन होता है। तो दोस्तों ये तो 20 नंबर आपके ओमार सीट के थे। अब देखते हैं हमारे जो वर्णात्मक प्रश्न थे वे क्या हैं। अब प्रश्न खंड ब देखते हैं, यानी खंड ब, यानी खंड ब के अंदर कौन से प्रश्न है? वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों इन्हें देखेंगे ये कैसे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों मैंने इसे जो गद्यांश है, इतने सारे गद्यांश कराए थे और दोस्तों उसी गद्यांश में से आया है, और जो इंपॉर्टेंट गद्यांश थे मैंने आपको सभी गद्यांश कराए हैं। तो दोस्तों मैं इन्हें यानी बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्व तो कद कराऊंगा, कल कराऊंगा सोल्व तो, लेकिन दोस्तों मैं इसका ऊपर से आपको बता दूं कि कौन सा किस चैप्टर से लिया गया है। तो आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की रचना में है। हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको अमर तत्व देता जो जमाने के हजारों थप्पड़ों के बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखता हुआ रहेगा। अब इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो ये वाला है ये कौन से है? ये हमारी भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। कौन सी? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। कौन सी से? भारतीय संस्कृति से लिया गया है। और जो इसके लेखक हैं, इसके लेखक कौन है भारतीय संस्कृति के? तो भारतीय संस्कृति के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? इसके लेखक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित
भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है पहला वाला गद्यांश। अब दोस्तों देखिए दूसरा वाला गद्यांश जो हमारा अथवा में दे रखा था, यह कोई बात नहीं, एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो ये यानी बीच में मित्रता आ गया, तो यानी मित्रता आ गया नहीं है, लेकिन ये मित्रता चैप्टर से ही लिया गया है। किससे? मित्रता चैप्टर से ही लिया गया है। और मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है दोस्तों? मित्रता जो चैप्टर के लेखक है वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। अब यानी दोस्तों ये हमारे 2 गद्यांश हो गए पूरे। अब देखते हैं हमारे जो पद्यांश वाला चैप्टर है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए पद्यांश। दोस्तों गद्यांश था, ये क्या है? ये पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। दोस्तों मैंने पद्यांश भी इतने सारे हल करा रखे हैं, यानी उसमें से ही पद्यांश आया हुआ है। यानी निर्गुण कौन देश को बासी, मधु कहे सुजाए सोहो दे, बहुचिति साँच न हासी, को जनक कौन जननी, कौन नारी कौन दासी, कैसे बरन भेष है कैसो किही रस में अभिलाषी, पाओगी पुनि कियो अपनो, जो रे करोगी गासी, सुनत मौन रह बौरी, सूर सबे मत सूरी। तो दोस्तों इसमें एक तो सूर आ रहा और ये सूरदास द्वारा ही लिखित, यानी जो ये पाठ है वो कौन सा है? वो सूर सागर, यानी सूरदास वाला जो पाठ है सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है। और जो इसके लेखक कौन है? यानी सूरदास जी हैं। तो दोस्तों इसके लेखक सूरदास जी हैं। दोस्तों फिलहाल तो आप ऊपर से यानी इन्हें कर लीजिए, मैं इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से सोल्व कराऊंगा आपको, यानी इसकी वीडियो कल मिल जाएगी पूरे सॉल्यूशन की। अब दोस्तों इधर देखिए, इधर जो है इसमें इधर दूसरा वाला देखते हैं। यानी अतुल्य जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका हूँ नभ जिनको विजय घोष रण गर्जन। यानी दोस्तों ये है एक ये गद्यांश दे रखा। अब ये देखते हैं ये वाला गद्यांश किससे है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो ये वाला गद्यांश है वो हमारा यानी स्वदेश प्रेम, यानी जो हमारे देश प्रेम से संबंधित स्वदेश प्रेम और किसका? राम नरेश त्रिपाठी, यानी राम नरेश त्रिपाठी ने ये वाला गद्यांश लिखा था। राम नरेश त्रिपाठी ने ये गद्यांश लिखा था। किसने? राम नरेश त्रिपाठी ने ये गद्यांश यानी ये चैप्टर लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसके भी हमने प्रश्न दे दिए होंगे। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा? वो कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। दोस्तों 2 संस्कृत में आएंगे, हमें एक करना था। तो दोस्तों ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति भाष्य केंद्रम स्थल आसी। तो दोस्तों ये कौन सी से है? यानी ये वाराणसी नामक चैप्टर से। कौन सा दोस्तों? ये वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों ये वाला भी गद्यांश मैंने आपको कई बार पढ़ा है, ये वाला इंपॉर्टेंट बताकर दोस्तों आप जाकर हमारे मॉडल टेस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं पेपर के अगले पेज पर। अब दोस्तों देखिए, अस्माक संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, मानव जीवन यानी यथा समय नव विचारधारा स्वीकरोति, नवा शक्ति व प्रणोति अत्र दुर्ग्रह नस्ति, यथा युक्तियुक्त कल्याणकारी च तदंत सहर्ष ग्रहित भवति, एतस्य गतिशीलता रहस्य मानव जीवस्य यानी श्वास मूल्य से निहितम तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा स्वभूषिता स्वभाव विचारवेशु ओदरणीय में आचार्य दृढ़ता चेती। यानी दोस्तों ये जो दे रखा है ये कौन से था? ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से था। किससे? यानी ये जो हमारा गद्यांश है कौन से है? ये भारतीय संस्कृति। कौन सा? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ये वाला गद्यांश लिया गया है। कौन सा? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से गद्यांश लिया गया है। अब दोस्तों हमें ऐसी संस्कृत में 2 श्लोक भी करने होते थे। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करो, 2 में संदर्भ लिखना था और 3 में इसका अनुवाद करना था। तो दोस्तों उत्तर यत समुद्रस्य हिमोदस्य दक्षिणम वर्षा ततत भारत नव भारती यत सतंती। तो दोस्तों ये जो है ये हमारा वीर वीरेन पूज्यते। कौन सा? वीर वीरेन पूज्यते नामक चैप्टर से लिया गया है। वीर वीरेन पूज्यते नामक चैप्टर से वाला हमारा लिया गया था। वीर वीरेन पूज्यते नामक चैप्टर से लिया गया है। अब दोस्तों इसमें एक अथवा में दे रखा था। अब अथवा में देखते हैं अथवा में कौन से चैप्टर से लिया है। तो दोस्तों अथवा में दे रखा कि नु हितव प्रियो भवति कितु हत्व न सोचिते, कि नु हितवथन भवति कितु हितव सुखी भवेत। तो दोस्तों ये कौन सा? ये एक चैप्टर है हमारा जीवन। दोस्तों जीवन सूत्रानी नामक चैप्टर से लिया गया है, जो कि संस्कृत के अंतर्गत है। ये वाला श्लोक वहाँ से लिया गया है। अब दोस्तों हमारे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, यानी जो भी आपके जिले में हो उसका एक उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हमारे जो जिले में था, यानी आपके जिले में कौन सा हो सकता है? मुक्तिदूत हो सकता है, ये भी मुक्तिदूत के दे रखे दोस्तों। ज्योति जवाहर का हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों मेवाड़ मुकुट का हो सकता है। दोस्तों
मेवाड़ मुकुट के 2 क्वेश्चन है, मेवाड़ मुकुट में से एक कर सकते हैं आप, अग्र पूजा वाले कर सकते हैं दोस्तों, जय सुभाष कर सकते हैं, या मातृभूमि के आधार पर खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए, या मातृभूमि के लिए से लेते हैं, या कर्ण खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग, या एक कर्ण खंड काव्य और एक क्रमवीर भरत। दोस्तों क्रमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर सकते हैं, और एक तुमुल खंड काव्य, यानी इसमें से किसी पर भी आप लिख सकते थे, यानी इसमें किसी पर भी लिख सकते थे। अब दोस्तों देखते हैं अगला पेज हमारा। अब दोस्तों अगला पेज देखिए, प्रश्न नंबर 6 शुरू होता है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। यानी ये लेखक है, इनकी एक रचनाओं का लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यानी दोस्तों 3 नंबर का तो जीवन परिचय है और 2 नंबर की क्या है, इनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों आपका जीवन परिचय भी बहुत अच्छा हो गया होगा। मैंने यानी 6 जीवन परिचय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करा रखे थे पहले ही। तुलसीदास का हो गया दोस्तों, तुलसीदास का है, सुभद्री कुमारी चौहान का, बिहारी का, दोस्तों इनमें से भी आपका हो गया होगा जरूर। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आए थे, यानी हमें एक ऐसा श्लोक लिखना जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों आपने श्लोक भी लिख दिया होगा, सर्वे भवन्तु सुखने वाला लिख सकते हैं दोस्तों, मरण मंडल वापी वाला लिख सकते हैं, यानी कोई सा भी आप एक श्लोक लिख सकते थे। इसके बाद में दोस्तों यानी निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दो, यानी हमारा संस्कृत वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो जो ज्ञान कुत्र संभवती भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, या कुत्र मरण मंडल भवती, या चंद्रशेखर के आसी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मैंने कल ही जब मैंने संस्कृत वाला पोर्शन कराया था, यानी जो संस्कृत खंड के क्वेश्चन कराए थे दोस्तों 30-35 मिनट की क्लास, उसमें मैंने सारे करा दिए थे। तो दोस्तों चंद्रशेखर के आसी, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत। इसका है कि भारतीय संस्कृति कर सकते हैं दोस्तों, कुत मरण मंडल भौतिक कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति की मूल्य अस्ति, तो विश्वासीय इस तरह से ईश्वर एक है, और अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, यानी इसका उत्तर ये वाला हो जाता है। दोस्तों ये इन सभी के जो सोल्यूशन है बिल्कुल जिस तरह से बोर्ड की कॉपी आती है उस तरह का सोल्यूशन मैं शाम को यानी आज या कल आपको इस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर, पूरा पेपर का सोल्यूशन मैं उसमें कराऊंगा। तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अब तो फिलहाल आप बस ऊपर से पेपर देखिए, पेपर कैसा आया। अब प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी निम्नलिखित में से किसी विषय पर निबंध लिखिए। आतंकवाद कारण और निवारण, यानी आतंकवाद क्या है, इसके क्या कारण है और इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, इस पर निबंध आया था दोस्तों। वृक्षारोपण पर आया था निबंध, मेरे प्रिय कवि पर आया था दोस्तों, और नारी सशक्तिकरण पर निबंध आया था। यानी दोस्तों आपको 4 निबंध देते, आपको कोई एक निबंध लिखना था, और एक निबंध दोस्तों आपका कितना 9 अंक का था। एक निबंध क्या 9 अंक का था। अगर आप यानी लिख आते तो दोस्तों आपके 9 अंक मिल जाते। यानी दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम पेपर की बात करें, पूरा पेपर दोस्तों आसान है, कोई इतना ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है, सब चीज़ पढ़ाई हुई थी। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल से तैयारी करी है तो आपके ज़रूर दोस्तों 60 से 65 नंबर की गारंटी है कि आ जाएंगे। अब भी जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो अवेलेबल हैं, यानी हमारे चैनल से पढ़ाया हुआ कितना है। और उसका भी जो शाम को मैं जो इसे मॉडल टेस्ट कराऊंगा दोस्तों, उसमें लाइव प्रूफ दिखा दूंगा कि हमारे चैनल से पढ़ाया हुआ कितना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा के रखें। और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये वीडियो कैसे लगी। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को इस मॉडल के यानी इस पेपर का सोल्यूशन के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।